हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और आज जिस तरह से आप आज के दिन आप प्रोग्राम देखते हैं रविंद्र कुमार जी के साथ इंटरव्यू, वो बहुत ही अहम होता है क्योंकि बहुत ही बेबाक अंदाज में आप अपनी बात रखते हैं। आज हम जिन इश्यूज़ पर बात करेंगे वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ जिस तरह से मुकदमा चल रहा है, उनको बेल नहीं मिल रही है, उस पर हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं। अडानी पोर्ट से इतना बड़ा हेरोइन का 3000 करोड़ का वो पकड़ा गया, उस पर क्या कार्रवाई हुई नहीं बताई जा रही, लेकिन आर्यन खान हर दिन अखबारों में मौजूद हैं। इसके अलावा सतपाल मलिक ने, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान देकर के सनसनी फैला दी है। पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है वो उन्होंने बयान किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के बारे में एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि प्रोटेस्ट करना आपका हक है, लेकिन इंडेफिनिटली रास्ता बंद नहीं रख सकते। और नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने 100 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन को एक तरह से सेलिब्रेट किया है। ये सब कुछ क्या है, इस पर हम बात कर रहे हैं रविंद्र कुमार जी से। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये आर्यन खान वाला मामला और ख़ास तौर साथ साथ अडानी वाले पोर्ट का भी मामला सामने है, लेकिन इसमें बिल्कुल अलग विचित्र किस्म का अलग अलग सिनेरियो बन रहा है। आखिर क्या कुछ है, इसके पीछे प्लेयर्स कौन है, क्या कुछ हो रहा है, और जो एनसीबी है उसका रोल आप किस तरह से देख रहे हैं? पहली बार मैं एनसीबी एक केंद्रीय संस्था है जो देश में नारकोटिक्स यानी नशीली चीज़ों के रोक के लिए बनाई गई। हाँ। 1986 में बनाई गई थी राजीव गांधी द्वारा। जी। अब जो सवाल आता है, समीर वानखेड़े अचानक जो है खुद एक तरह से विवाद के केंद्र में आ गए। हाँ। और उनके केंद्र में आने से आजकल जो खुद एनसीबी है वो प्रेस रिलीज जारी कर रहा है, ये बता रहा है कि समीर वानखेड़े कब जो है मालदीव गए। तो ये सारी चीज़ें जब मैं सोच रहा था तो मैंने कहा, जैसे आपने अभी सही शब्द का इस्तेमाल किया कि इसके पीछे प्लेयर कौन है। हाँ, वो बहुत। तो मैंने कई दिन सोचा और अचानक मुझे पता चला कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो अमित शाह है। अमित शाह एनसीबी के इंचार्ज मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री के रूप में। अच्छा। दूसरे खिलाड़ी जिसका नाम कोई नहीं जानता, हाँ। वो हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। अच्छा। राकेश अस्थाना को 31 जुलाई 2019 को एनसीबी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। अच्छा। तो राकेश अस्थाना के क्या रिश्ते हैं अमित शाह से, ये उनको जिस तरह से ढीठपने से केंद्र सरकार ने दिल्ली का पुलिस आयुक्त बनाया सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नज़ीरों के खिलाफ जाकर, जी। वो बताता है कि वो कितने करीबी हैं। अब राकेश अस्थाना जब एनसीबी के एडिशनल चीफ बने, मैंने डेट दी 31 जुलाई 2019 को। तब जो है 28/11 यानी 28 नवंबर 2019 को एक जोनल चीफ के लिए पोस्ट निकाली गई बम्बई के लिए, पहले नहीं थी। और उसमें जो है लोगों को कहा कि आप आओ, और तब इन्होंने उसमें 27 अगस्त को जिस आदमी का चुनाव किया वो थे समीर वानखेड़े। अब आप देखें कि 2020 में जब कोरोना चल रहा था तो सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस शुरू हुआ, जांच करनी थी मर्डर की। अब मकसद था कि उद्धव ठाकरे के बेटे को इसमें जो है ये बताया जाए कि इसने रेप किया दिशा सालियान का और उसका मर्डर किया। तो ये एनसीबी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पे कब्जा करने की एक राजनीतिक और षड्यंत्रकारी साजिश थी। अब उसी दौरान हम देखते हैं कि उसके 1 महीने बाद जो समीर वानखेड़े हैं वो दिशा सालियान के केस में और में जो पूरी की पूरी जो मर्डर हिस्ट्री थी वो, या मर्डर सुसाइड हिस्ट्री थी, वो बन गई एक नारकोटिक्स की, यानी कि चरस गांजा भांग को ढूंढने की। जी। और उसमें उन्होंने क्या किया कि रिया चक्रवर्ती को पकड़ लिया, उसको जेल भेज दिया, उसके भाई को जेल भेज दिया। और खुद अब कल ही समीर वानखेड़े ने कहा कि हमने अब तक जो है 234 लोगों को नारकोटिक्स में अरेस्ट किया है, जिनमें 27 जो हैं विदेशी हैं, 100 लोग जो है ऐसे लोग गोवा में बंद हैं। और ये सारे लोग इसलिए किए गए कि ताकि किसी तरह मुंबई की सरकार को अस्थिर किया जाए।
अब आप देखिए ये कि उन्होंने कह दिया, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मेरा जाहिर है, conclusion जाहिर है। वो अफसर होके बोल तो सकते ही हाँ, नहीं, वो कैसे बोल सकते अपने हैं? खिलाफ तो हाँ, बोलेगा ही जी नहीं। जी जी। अब सवाल ये आता है कि ये जो आर्यन खान है उसको जब पकड़ा गया तो क्या ये चांस डिस्कवरी थी कि क्रूज पे कोई पार्टी हो रही है, हम जाएंगे, रेव पार्टी है जैसे होता है, हमने वहाँ छापा मारा, वो पकड़ा गया? ऐसा नहीं है। ये टारगेटेड जो है इन्वेस्टिगेशन था कि आर्यन खान कहाँ जाएगा, आर्यन खान को कैसे गिरफ्तार करना है, आर्यन खान को किस तरह लपेटना है ताकि शाहरुख खान को और जो बम्बई का जो फिल्मी जगत है उसको पकड़ा जाए। ये सारी कार्रवाई की। और इसमें जो है बड़े जैसे होता है ना क्राइम विद इम्प्यूनिटी, क्राइम जो आदमी करता है इम्प्यूनिटी से इसलिए करता है, जैसे ऐसे उसे मर्डर करवाना हो, चोरी करवानी हो, जेल किसी की जेब कटवानी हो तो वो इसे करता है, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो समीर वानखेड़े ने भी ये सारे क्राइम जो है विद इम्प्यूनिटी की है, विद अथॉरिटी की है। उसको पता था मेरा बिगाड़ेगा कौन। हमारा जो एसएन प्रधान है जो उनका चीफ है आजकल एनसीबी का, वो उसका आदमी, अमित शाह उसका आदमी, राकेश अस्थाना इसमें उसका आदमी। तो उसने ये काम जो है इन सबकी सलाह पर किया है। और जब ये चांस विक्ट्री कर रहे थे तो इन्होंने कहाँ फंसे, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जो इनके पंच थे, जो इनके मौके पे गवाह थे, जिन मौक़ों पे जिनको लेकर चले गए वो इनकी पोल खोलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि भानुशाली जो है बीजेपी का नेता है, दूसरा जो है अरुण जो है वो भी इनका अपराधी है, इनका संपर्क में है। और सबसे ज़्यादा मट्टी खराब अगर किसी ने की है तो वो जो है मैंने आपको भी बताया था कि पटेल ने की, फ्लेचर पटेल ने। फ्लेचर पटेल ने इंटरव्यू देके मीडिया को कहा कि मैं जो है समीर वानखेड़े को बचपन से जानता हूँ, उसकी माँ को जानता हूँ, उसके बाप को जानता हूँ, उसकी बहन को जानता हूँ, उसकी बहन मुझे राखी बांधती है। इसका मतलब समीर वानखेड़े ने जो बाद में बयान दिया कि हम किसी पंच को नहीं जानते थे, एनसीबी का कोई आदमी किसी पंच को रेड होने तक नहीं जानता था, वो झूठ बोल रहा है। और आप देखिए कैमरे के सामने झूठ बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात है उसकी बदकिस्मती है कि नवाब मलिक जो है उन्होंने उसकी पोल ऐसे मौके पे खोली है कि उन्होंने बता दिया है कि एनसीबी जो है एक जो है पॉलिटिकल टूल है बीजेपी की सरकार का, महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए और पैसे उगाने के लिए। जी, मैं उसी पे आने वाला था कि ये आखिर महाराष्ट्र में देखिए एक तजर्बा हुआ महाराष्ट्र में, और एक लंबे अरसे के बाद हुआ कि 3 नॉन बीजेपी पार्टियां इकट्ठी हुई और उन्होंने सरकार बनाई, मिलकर के सरकार बनाई। आमतौर पर अपोजिशन का इस तरह का इत्तेहाद, इस तरह की यूनिटी पूरे देश में कहीं और नजर नहीं आ रही। नहीं आ रही है। हाँ, मैं आपको एक बड़ी विचित्र बात बताना चाहता हूं कि देश में 4 महानगर हैं। हाँ, दिल्ली में बीजेपी नहीं है, हाँ, बम्बई में बीजेपी नहीं है, चेन्नई में बीजेपी नहीं है, कलकत्ता में बीजेपी नहीं है। यानी यानी के 30 बार खाए। यानी आप कह रहे हैं कि बड़े शहरों में कहीं बीजेपी कहीं नहीं है। हाँ, ये बेचारे जो है जोड़ तोड़ करके लोगों को बहला के, फुसला के, रिश्वत देकर, ब्लैकमेल करके सीबीआई, एनसीबी, एनआईए, ईडी, सीबीडीटी, डीआरआई इनका इस्तेमाल करके एमएलओ को और एमपीओ को खरीद कर उनको अपने यहाँ पिल्लू बनाकर, पिल्लू मतलब जो पिल्ले का बच्चा होता है ना छोटा सा, वो बनाकर रखकर ये सरकार में है। अदरवाइज ये सरकार में अगर कोई भी लोग बोलने की ताकत रखें जैसे हम बोलते हैं तो ये सरकार 1 घंटे नहीं रह सकती। भाई आपने ये बात कही, ये पिल्लू जो बात कही, ये बात देखिए ये कहीं डेरोगेटरी कोई समझ सकता है, लेकिन जिस हालत में इवन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अरे मिनिस्टर, अब मिनिस्टर नहीं बोलते। अब मीडिया में आप देखिए कि कितने नाम आते हैं, क्या लोगों को कि कोई भी 10 मिनिस्ट्रियों के नाम उन मिनिस्टर्स के नाम के साथ इवन पत्रकारों को याद नहीं होंगे, इतना बुरा हाल हो फिक्र गया। नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, उनकी शक्ल नहीं जानता। मैं ये कह रहा था कि इवन पत्रकारों तक को भी 10 कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम याद नहीं होंगे, क्योंकि आते ही नहीं है, कोई किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब मुल्क के, जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ स्टेट्स में एमएलएस को ख़रीद लिया जाता है, बड़े 4 शहरों में कहीं बीजेपी की हुकूमत नहीं है, महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए एनसीबी को और दूसरी एजेंसियों को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं, खुल कर के आ रही हैं। तो अब इस सूरत में आने वाले वक्त में आप क्या कुछ देख रहे हैं? क्या ये जो सतपाल मलिक ने जो बात कही है, चूँकि तकरीबन मैं उससे इसी से जोड़ के इसलिए देख रहा हूँ कि उन्होंने जो बातें वीडियो पे कही हैं
उसमें ये बात बिल्कुल खुल करके आ रही है कि मैंने अगर करप्शन किया होता तो ये अब तक मुझे जेल पहुंचवा देते, एक ये बात कह रहे हैं। तो ये इस बीच में इस तरह के लोग भी हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम में, और अभी वो गवर्नर हैं और वो अब भी ये बात कह रहे हैं। गवर्नर का मतलब सीधे सीधे प्रैक्टिकली होम मिनिस्टर के अंडर में काम करता है। कहने के लिए वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली होम मिनिस्ट्री का आदमी होता है। तो ये अपने ही मंत्री को, अपने सिस्टम को, जिस सिस्टम में वो खुद इस वक्त तक हैं, वो ये बात खुल करके कह रहे हैं। तो ये बेचैनी है क्या सियासी? नहीं, बेचैनी नहीं। हाँ। सतपाल मलिक ने इनकी मॉडस ऑपरेंडी खोल दी है। हाँ। आप देखिए 4 प्लेयर इसमें आते हैं। हाँ। एक आता है अंबानी। अंबानी ने सतपाल मलिक को कहा 150 करोड़ रुपए ले लो रिश्वत और हमारा काम कर दो। हाँ। अगर मान लीजिए अंबानी का ये काम जो है सतपाल मलिक कर देते तो अंबानी बताते मोदी को कि सतपाल मलिक को 150 करोड़ रुपए रिश्वत दे दी है, अब तुम इसकी फाइल खोल लो और कश्मीर में जो कत्लेआम कराना है सतपाल मलिक के माध्यम से कराओ। आप समझो, मिले हुए हैं ये सारे। तो इसका मतलब अपने आदमी को काड़ा बनाओ फिर, और फिर उसको ब्लैकमेल करो, और इसलिए सारे मंत्री चुप रहते हैं। आपको किस्सा याद होगा कि राजनाथ के लड़के ने रिश्वत ली, मोदी ने बताया देखो इस तेरे लड़के ने रिश्वत ली, उसके बाद राजनाथ जी जो है बिल्कुल पिल्लू बन गए। बिल्कुल खामोश, बिल्कुल पिल्लू बन गए। नहीं तो एक जमाने में वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। तो ये खुद ब्लैकमेल इन्होंने किया। अब उससे दूसरा नाम किसका लिया? राम माधव का। बोले मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा आरएसएस का आदमी हो सकता है वो राम माधव है। राम माधव 150 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर कर रहा है मिनिस्टर को, और मिनिस्टर को कर रहा है और गवर्नर को कर रहा है 150 करोड़ की। तो कितना बड़ा घोटाला होगा? नहीं, अडानी और राम माधव दोनों एक ही फिगर बोल रहे हैं, 150 करोड़। 150 करोड़ दोनों। मतलब फिर बात वहीं आ गई। हो सकता है एक ही जगह से पैसे आने नहीं, वाला दो अलग अलग है। ये ऑपरेशन ये है, ये जो है आप समझिए जैसे वो कन खजूरा होता है ना, उसकी कई टांगे होती हैं, उस तरह काम करते हैं। अच्छा। लेकिन उसको कन खजूरे का दिमाग एक ही है, वो दिल्ली में मोदी जी हैं। आप ये समझो इस सरकार को, अगर मॉडस ऑपरेंडी इनका समझ जाए। ये बहुत अब उसमें मजे की बात क्या आई कि एक तो सतपाल मलिक बड़े ब्रेव आदमी है, मैं उनकी तारीफ करूंगा, लेकिन वो कायर भी हैं। अरे भाई तू गवर्नर है, सीधा सीबीआई को लिख के मेरे को ऑफर किया गया है रिश्वत का, इसकी जांच करो। सीबीआई जांच करने को मजबूर होती गवर्नर की बात जिस वक्त गवर्नर, और ये सारे पकड़े जाते हैं। लेकिन सतपाल मलिक भी लंबे खेल का, लंबी दूरी का खिलाड़ी है। उसने क्या कहा कि मैंने इसके बाद ये बात मोदी जी को बताई है। मोदी जी ने कहा तुम डरो मत, काम मत करो। अरे भाई तू प्रधानमंत्री है, करप्शन रोक। अंबानी जो है 150 करोड़ रुपए तेरे गवर्नर को दे रहा है, राम माधव जो है 150 करोड़ रुपए जो है तेरे गवर्नर को दे रहा है, तो क्या मोदी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सीबीआई को कहे इसकी जांच करे? तो मोदी भी तो सीबीआई के को कहने के काबिल इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरह मोदी जी औरों को ब्लैकमेल करते हैं उसी तरह अंबानी मोदी जी को ब्लैकमेल करता है। तो ये सारे समझो एक तालाब में सारे नंगे खड़े हैं, और नंगों के गांव में एक कहावत है कि धोबी का क्या काम। सीबीआई जो है वो धोबी है। धोबी को अगर बुला लोगे तो धोबी का क्या काम नंगों के तालाब में। तो ये सारे नंगे खड़े हैं और पूरे देश को भाषण ये देते हैं कि हमसे ज्यादा अक्लमंद, हमसे ज्यादा ईमानदार, हमसे ज्यादा राष्ट्रभक्त, हमसे ज्यादा देश की चिंता वाला करने वाला कोई नहीं है, जबकि यही डाकू हैं जो देश को लूट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, आप चूंकि वकील हैं और आपसे कभी कभी कुछ खास सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी बात होती है। अभी किसान आंदोलन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। वो ये कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट करने का आपको हक है, और लेकिन रास्ते हमें मतलब अनलिमिट टाइम पर, असीमित समय तक जो है वो आप बंद नहीं रख सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या दोगला कुछ बात कह रही है? चूँकि प्रोटेस्ट जो करने का आपने हक दे दिया, फिर आप कहते हैं देयर इज़ अ लिमिट। अब लिमिट तो कौन तय करेगी? जब तक सरकार नहीं मानेगी मांग को, तब वही तो लिमिट कहलाएगी। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले का क्या मतलब है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में दो बात समझ लीजिए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट होती अंग्रेजों के टाइम में और इस तरह की पिटीशन लगती कि गांधी जी कह रहे हैं देश को, मुल्क को आज़ाद करो, तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट, यही सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती कि देश जो है गुलाम रहने के काबिल है और ये जो है ब्रिटिशर्स द्वारा गुलाम रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति को बनाए रखने वाली संस्था है। उसके पास अपना दिमाग जो है इन चीज़ों के लिए नहीं लग सकता। और सीए का जो आंदोलन था, जो शाहीन बाग के रूप में लोग जानते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने का रास्ता आप नहीं बंद कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था, लोकल कमीशन बनाते, उसको भेजते और वो जाके बताता कि रास्ता किसने बंद किया, किसानों ने किया है या दिल्ली पुलिस ने किया। हमने सबने फोटो देखी है, सबको पता है कि कंक्रीट को पहले सड़कें खोदी गई, फिर उसमें कंक्रीट डाली गई, फिर उसमें बड़ी बड़ी कीलें ठोकी गई, फिर उसमें कांटेदार तार लगाए गए,
ये किसने किया? दिल्ली पुलिस ने किया, CPWD ने किया, भारत सरकार ने किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी सुविधाजनक रास्ता रहता है। वो कहते हैं कि जैसे कोई आए तो एक को चपत लगा दो, एक को धमका दो और कहो जी मामला निपटा दिया ताकि हमारी इज्जत बची रहे। तो सुप्रीम कोर्ट को भी सच्चाई का सामना करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि किसानों ने रास्ता नहीं रोका है। मैं वहां से गुजरता हूं, मुझे पता है रास्ते पे जो बैरिकेड लगे हैं वो दिल्ली पुलिस के लगे हैं, पीले पीले वो बैरिकेड लगे रहते हैं। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज ने पिछले 1.5 साल से अभी तक इन रास्तों पे जाने की कोशिश नहीं की है, ना वो गुजरा है, ना वहां से रिपोर्ट मांगने की। नहीं, अरे इसका मतलब गुजरना चाहिए। दिल्ली में रहते हो तुम, अपने मेरे बगल में अगर कोई बदबू फैल रही है तो मैं जाके देखूंगा ना क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट का एक जज ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है 1.5 साल से दिल्ली का, या जिस तरह से बॉर्डर क्रॉस करना चाहिए था वैसे नहीं किया। नहीं, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि पुलिस ने तो रास्ते रोके हुए हैं, सबके लिए हाँ, रोके। मैं- प्रधानमंत्री ने नहीं किया, मैं कहूंगा किसी मंत्री ने नहीं किया। आप ये और ये वही रास्ता है जिसमें नेशनल हाईवे है सारे। नेशनल हाईवे है, और प्रधानमंत्री जी ने एक इलेक्शन से पहले बाकायदा 8 किलोमीटर का जो इनॉग्रेशन किया था दिल्ली मेरठ। नहीं, वो पेरीफेरियल पे किसान नहीं बैठे हुए हैं। हाँ, नहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का भी हाँ किया जी, था। हाँ। खैर, तो मैं आपको बताऊं कि मेरठ के लिए जो एक्सप्रेसवे है उससे जब हम वापस आते हैं तो इसी वजह से बहुत उलझन से निकल करके आना पड़ता है, सारा हाईवे का मजा किरकिरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपको क्या लगता है कि ये किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए पुलिस ऐसा करती वो है, तो देखो आप जो निहंग या उनसे नफरत दिलाने के नहीं नहीं, ये सरकार के षड्यंत्र है। दिल्ली पुलिस के आप समझिए कम से कम 28 थानों के कम से कम 200 पुलिस वाले सादी वर्दी में इन बॉर्डरों पे रोज जाते हैं ताकि वहां कोई फसाद हो, दंगा हो, गड़बड़ हो, और वो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है। ये मैं अपने अनुभव से नहीं कह रहा, मैं इस बात का प्रमाण हूं। यानी वहां वो झगड़ा कराने के लिए भेजते हैं कि लोग। गड़बड़ हो तो उसको आप फ्लेयर अप करें। हाँ। और दूसरी बात देखिए, जो निहंग ने जिस आदमी का हाथ काटा है वो देश के कृषि मंत्री से मिलके आ रहा है, उसका जो गगन सिंह है, उसका जो बाबा गगन सिंह है वो देश के कृषि मंत्री से मिल रहा है, वो देश के जो है कृषि उपराज्य मंत्री से यानी राज्य मंत्री से मिल रहा है। तो इसका मतलब इनकी साजिश है, और उसको वो गवर्नमेंट कह रही है हम तुम्हें घोड़े देंगे, क्योंकि वो निहंगों को घोड़ों से बड़ा प्यार होता है, वही उनकी मर्सिडीज बहन जाए, और उनको कहा 10 लाख रुपए देंगे। तो लेकिन निहंगों का ये मामला जो है, क्योंकि निहंग जो है होते बड़े यानी समझे खुखार हैं, लेकिन वो बड़े सच्चे हृदय के होते हैं, दिल के होते हैं, वो ज्यादा छल कपट नहीं कर सकते। उन्होंने सारी बात 2 मिनट में खोल दी। अब इसलिए क्या हुआ कि आदमी तो मरा दिल्ली बॉर्डर पे, उसकी जांच हरियाणा पुलिस भी कर रही है, उसकी जांच दिल्ली पुलिस भी कर रही है, उसकी जांच पंजाब पुलिस भी कर रही है। अब आप बताइए एक चीज की जांच जो है 3 राज्यों की पुलिस कैसे कर लेगी? और तीनों ने अगर अलग अलग सबकी अलग अलग फाइंडिंग आएगी, अलग अलग फाइंडिंग आई तो नतीजा क्या निकलेगा? वो नतीजा निकलेगा कि वो जो निहंग जिसे मर्डर किया वो छूट जाएगा। बेनिफिट ऑफ डाउट तो जो है कि उसको ही मिलता है। जी 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 जी। तो वो भी इनकी साजिश है। तो बहरहाल इसका आखिर क्या है? ये मतलब लोगों के खिलाफ साजिशें आप कह रहे हो कि सरकार खुद कर रही है, दिल्ली पुलिस मैं खुद कर रही है। ये नहीं कह रहा, ये सरकार खुद अपराधी सरकार है, ये क्रिमिनल सरकार है, इसके सारी करतूतें जो है आप समझिए क्रिमिनल्स वाली हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कहता हूं कि जब ये सरकार हटेगी तो इसके सारे मंत्री या तो विदेश भाग जाएंगे या तिहाड़ जेल में लेटे हुए मिलेंगे। ये सड़क पर आम आदमी की तरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका भविष्य बड़ा खराब है। इन सबको पता है हम क्या पाप करते हैं, क्या रोज करते हैं, और इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि सब अब जो है उस गुनाह में शरीक हैं। तो शरीक जुर्म जो होता है वो बोलेगा तो कॉन्स्पिरेसी में तो फंसेगा ही। तो इसीलिए आप देखेंगे कि सरकार का ना कोई मंत्री बोलता है, ना कोई विधायक बोलता है, ना कोई सांसद बोलता है, ना मुख्यमंत्री बोलता है। और तो और सरकारी अधिकारी जो IAS ऑफिसर है वो अब कई जगह कहने लगे जी हमारे को तो इसे बख्शो। वो जो है बड़े पद लेने के लिए तैयार नहीं होते आज के जमाने में, क्योंकि उनको लगता है कि देर सवेर ये तो चले जाएंगे, मेरा लंबा जीवन है, मैं जरूर जूते खाऊंगा। तो लोग जो है बड़े परेशान हैं, और इनकी जो साजिशें हैं उनकी परतें अब खुलने लगी हैं, क्योंकि इनकी परतें जो है अंदर से जैसे बॉडी सड़ जाए तो वो चमड़ा बाहर आने लगता है, वैसे हालत हो गए हैं सरकार के। और ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं, आर्यन खान की बात हो या सतपाल मलिक की बात हो या ये किसानों वाली बात हो या सुप्रीम कोर्ट की बात हो, ये एक बताता है कि हमारा पूरा समाज, पूरा देश पतन के गर्त में जा रहा है, और उससे बचने का कोई उपाय कोई आदमी सोचने के लिए तैयार नहीं है, करने की बात तो बात की बात। तो ऐसे हालत में बहरहाल मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान एक गड्ढे की तरफ एक तरह से बिल्कुल 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 जा रहा है, और कहीं कहीं कोई उसके रोकने का कोई इंतजाम नहीं हो रहा किसी भी सतह पर, ना ही सियासी सतह पर, ना ही समाजी सतह पर। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने एक ख़ास बात जो कही आखिर में वो ये कि
सरकार जब ये ख़त्म होगी, जब बदलेगी, तो इनको सबको या तो विदेशों में भागना पड़ेगा या जेलों में जाना पड़ेगा। इनका कोई फ्यूचर, पिछली बार भी हमने इस बात पर बात की थी कि इनका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं बचेगा, क्योंकि ये सब गुनाह इतने बड़े बड़े कर चुके होंगे कि कहीं कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।